वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम तालीम की बात करेंगे। तालीम किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इल्म सीखने और सिखाने का अमल सदियों से जारी है। मुल्क भर में अगर बात की जाए तो 2,62,06,520 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसके मुताबिक 5 से 9 साल तक के 1,07,74,890 बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। यही वजह है कि जो लोग साहिब हैसियत नहीं है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में तालीम दिलवाने की जस्तजू में लगे रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपना पेट ही क्यों ना काटना पड़े। लेकिन ये तो ऐसी फिगर्स हैं जो कल या परसों आई हैं। हाँ। इसके बावजूद भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। 1947 से लेके आज तक हमारी ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ और क्या वजह है और इस वक्त हम कहाँ पे खड़े, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर ये जो अभी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं कि इतने बच्चे स्कूल में गजल नहीं जा रहे, इस हवाले से भी अपने मेहमान से जरूर पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है। जी हाँ, और क्या कुछ इस वक्त तक हम अचीव कर चुके हैं। तमाम छोटे छोटे सवालात हैं, क्योंकि हमने हमेशा से नेगेटिव पर तो बात की है, लेकिन शायद पॉजिटिव चीज़ों को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इन्हीं तमाम तर सवालात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो इम्तियाज़ हैदर साहब। आप माहिर तालीम हैं और भी इनके बहुत से डेजिग्नेशन है, लेकिन आज हम स्पेशली तालीम पर ही बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन शायद अब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना भी ज़रूरी है। आपके मुताबिक जितनी आपकी रिसर्च है या जितना कुछ आप जानते हैं, शायद हम उतना नहीं जानते होंगे। क्या समझते हैं, किस हद तक बेहतरी हुई है? जी, मैं चूँकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ लोग आमतौर पे नेगेटिव को ज़्यादा स्प्रेड करते हैं बिकॉज इट सेल्स। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो उस वक़्त हमें जो सिस्टम मिला, एजुकेशन सिस्टम, दैट वाज अंडर डेवलप्ड, और उसको ब्रिटिश रूल ने इंटेंशनली इस तरह रखा। लेकिन उस वक़्त हमारे पास फ़कत एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे। सिमिलरली हमारे पास वहाँ पर जो पोजीशन इस तरह से थी कि हमारे पास कोई करिकुलम नहीं था, यूनिफाइड करिकुलम नहीं था, प्लस हमारे पास एग्रीड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं था। तो हम लोगों को उस वक्त जो इश्यूज या चैलेंजेस थे वो ये थे कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, प्लस हमको ट्रेन टीचर्स भी चाहिए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कायदे आज़म ने 1947 में फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उसके अंदर टोटल 3 चीज़ों पर उन्होंने एम्फेसाइज किया था दैट सर्व्स एज ए की प्रिंसिपल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जी आपके देयर शुड बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटीग्रेशन, एंड देन एजुकेशन एज फाउंडेशन ऑफ दिस न्यू बॉर्न कंट्री। तो ये तीनों प्रिंसिपल जो हैं आज भी हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका प्रिंसिपल और गाइडिंग प्रिंसिपल है। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने ग्रेजुएट किया ओवर द ईयर्स। मैं इसको मुख्तलिफ अदवार में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि 1947 से लेकर 1969 तक हमने पहली फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातों पे हमने एग्री किया उनसे, और उसके बाद 1959 में हमारे पास पहली एजुकेशन पॉलिसी आई। जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने बहुत कुछ उसके थ्रू अकम्प्लिश भी किया। जो सेकंड फेज हमारे पास आया वो था 1970s में, जब हर चीज़ नेशनलाइज की गई। जब चीज़ें नेशनलाइज हुई तो रिजल्ट उसका ये निकला कि वहाँ पर फ्री एजुकेशन आई, और एट द सेम टाइम जब फ्री एजुकेशन हुई तो आपकी इनरोलमेंट बढ़ी। अच्छा, इनरोलमेंट तो बढ़ी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे। एक तो यह था कि हमारी इनएफिशिएंसीज थी ब्यूरोक्रेटिक, और दूसरा ओवर रिलायंस था ऑन द सिस्टम इटसेल्फ। तो रिजल्टेंटली ये हुआ कि क्वालिटी को हम लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। इसी तरह जो थर्ड फेज़ है वो 1980s का बनता है, जहाँ पर 1980s में हम लोगों ने इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। हमने करिकुलम में इस्लामिक कंटेंट डाला, और इसके अलावा हमने मदरसा रजिस्ट्रेशन पे बहुत काम किया। अच्छा, और एट द सेम टाइम हमने उस सिलसिले में जो है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए भी काम किया। बिल्कुल 1990s का वही रहा है जिसमें हम लोगों जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए दरवाजे ओपन किए गए, और उस सिलसिले में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बनी, जिस तरह लम्स है, GIK है, हमदर्द है, बने। और हमदर्द जो है ना पहला प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी थी।
अब अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो हम लोगों ने जितना भी सफ़र तय किया उसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया। हमारा जब इनिशियल लेवल पे 1947 में थे तो हम तकरीबन 16% हमारा एजुकेशन लिटरेसी रेट था, लेकिन उसके अंदर भी ख़वातीन का जो रेट था वो दैट वाज जस्ट 4 to 5%। अब ये डिस्पैरिटी जो है इसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर आया तो इसमें एक तो एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ गई, और दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल करिकुलम था वो हमारे यहाँ पर आ गया, और वो सब्जेक्ट जो कन्वेंशनल थे हमने उससे हट के काम शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। 2000 में हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना, और हायर एजुकेशन कमीशन जब बना तो उन्होंने 3 चीज़ों पे काम किया। उन्होंने फैकल्टी डेवलपमेंट पे काम किया, रिसर्च ग्रांट पे किया, और उन्होंने आईटी एंड डिजिटलाइजेशन पे काम किया। सही। इसके बाद ये हुआ कि हमने जो उसके बाद जो फेज़ आया हमारा वो 2010 से 2020 और ऑनवर्ड्स था, जो भी चल रहा है, जो कि चल रहा है। उस वक्त हम लोगों ने जो थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजुकेशन थे उन पर काम किया। हमने एजुकेशन फॉर ऑल के लिए किया। उस वक्त हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की कि हम लोगों ने सिंगल नेशनल करिकुलम जो था वो इंट्रोड्यूस किया, और प्लस हम लोगों ने जो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो इसमें प्लेयर थे उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने डिस्पैरिटी की बात की थी और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे थे, जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, गवर्नमेंट के सेक्टर में उस तरह से लोगों का ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह की हमारी आबादी बढ़ रही है, आप अभी चले जाइए इस्लामाबाद के स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या फिर रावलपिंडी में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको उतना ही क्राउड नजर आता है जितना आपको प्राइवेट स्कूल्स में नजर आता है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग यही कर सकते हैं कि सालाना 700 रुपया फीस दें, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। अब एक अलुमनाई जो गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आएगा और एक जो प्राइवेट स्कूल से निकल के आएगा, उनमें सर ये जो फर्क है ये भी उसी तरह से फर्क है जिस तरह से एक मदरसे के स्टूडेंट में और एक स्कूल के स्टूडेंट में है, क्योंकि करिकुलम में इतना ही डिफरेंस है। तो ये फर्क किस तरह से हमारे खत्म हो सकता है या इम्पैक्ट डालेगा हमारी नेशन? जी सर, एक तो बात याद रखिएगा कि कोई आदमी गूफ नहीं होता, किसको गूफ कहना अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं उसको चैलेंज करने के मुताबिक है। जितने बच्चे को मदरसे में पढ़ता है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ये प्राइवेट उसमें पढ़ता है, दे आर ऑल इक्वली टैलेंटेड, वो ब्लेस्ड हैं बाय द गॉड। अब बच्चा जब हम उसको एक्सपोजर देते हैं तो वो अपनी उसकी जो डेवलपमेंट होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो अकॉर्डिंगली हो रही होती है। रिजल्ट ये निकलता है कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल में किया है वहाँ पर हमने मेमोरी और मेमोराइज करने पे ज़्यादा तवज्जो दी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पर उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग किया, बच्चों को स्किल लेवल डेवलप किया, उन्होंने फॉर्मेटिव डेवलपमेंट की। और जो हमारे मदरसे में थे उनका ज़्यादा फोकस जो था वो इस्लामिक और इस पे था। अब ज़रूरत इस बात की है कि क्या इन तीनों को, जो तीनों सिस्टम है, ये क्या एक दूसरे से दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर? ये एक्चुअली नहीं हो रहा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक यूनिफाइड तबका बन रहा है ना, एक मदरसे वाला तबका बन रहा है, एक सरकारी स्कूल वाला बन रहा है, एक प्राइवेट स्कूल वाला बन रहा है। जी, अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन तीनों को, जो ग्रेजुएट्स हैं या जो ये तीनों सिस्टम है, दे नीड टू स्पीक टू ईच अदर। उसके लिए हमें एक यूनिफाइड करिकुलम डिज़ाइन करना है, दैट शुड बी टॉट इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल टाइप। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको उर्दू कर देना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी उन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं जिनमें बाकी लोग पढ़े हैं, बट देयर इज़ अ नीड। सो बहुत सारा टैलेंट हमारा इसलिए ज़ाया हो जाता है कि उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, की वजह से। तो इस वजह से हमें करना चाहिए। दूसरा यह कि जो जब आप ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली बात है कि उसकी एक्सेस होनी चाहिए। जो बच्चा, मेरे पास बच्चा पैदा हुआ और उसने स्कूल में आना है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो उसकी एक्सेस होनी चाहिए टू दी स्कूल इटसेल्फ। अगर वो एक्सेस होगी तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए फंडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी तालीम तक जो है ना वो फ्री एजुकेशन कर दे, बट द रेस्ट ऑफ द एजुकेशन शुड नॉट बी फ्री। दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो है वो फ्री नहीं है। मुझे शॉर्टली बताइएगा, क्या ये चैरिटी के काम को यूनिवर्सिटीज कर रही हैं इस हवाले से? जी, यूनिवर्सिटी जो हैं वो काफ़ी काम करते हैं। इवन आप जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनके अंदर कोई लम्स हो, GIK हो या दूसरा कोई GIK तो खैर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ये सब लोग जो है ये सर्टन पोर्शन ऑफ देयर इनकम जो है वो
नीड बेस्ड या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं और इसी तरह वो हर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। हर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इम्तियाज़ हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बात कर रहे थे तालीम के निज़ाम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से चैरिटी इकट्ठी की जा रही है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इस चीज़ों से महरूम है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।